नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, उसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे 40% यानी दोस्तों 40%। ठीक है, 40% और उसके दोस्तों सॉल्यूशन यानी उसका सही आंसर क्या होगा, सभी के बारे में दोस्तों और भी कुछ हम लोग बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ गया है। पहला है दूध यानी मिल्क इज क्या है? तो लिक्विड है यानी द्रव हो गया, दूसरा है ठोस यानी सॉलिड हो गया, और तीसरा है गैस, और चौथा है बीईसी। तो दोस्तों आपको सही आंसर इसमें से बताना है। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों वह जो है एमसीक्यू टाइप का है, और आप लोग को मालूम है दोस्तों क्लास 9 और क्लास 8 में दोस्तों दोनों में जो है एमसीक्यू जो है वही जो है एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट में जो कितना आएगा 40 आएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन पे दोस्तों आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी इसमें जो है साइंस का हम लोग बात करेंगे 40, तो 40 नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा लिक्विड, यानी जो है मिल्क क्या है दोस्तों? लिक्विड, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों? गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? अधिक यानी मोर, उसके बाद दोस्तों कम होगा यानी लेस हो जाएगा, अत्यधिक यानी वेरी मच, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गैसों के बीच जो आकर्षण बल होता है दोस्तों ये बहुत ही कम होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कमजोर होगा। ठीक है, क्या होगा? कमजोर होगा। अब देखिए क्यों होगा ये भी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों कमजोर इसलिए होता है ताकि दो कणों के बीच जो होता है गैसों के दो कणों के बीच जो खाली स्थान होता है दोस्तों ये बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए खाली स्थान जो है दोस्तों वह क्या होता है? खाली स्थान गैसों के कणों के बीच क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। तो जहाँ खाली स्थान ज्यादा है दोस्तों तो वहाँ पे आकर्षण बल क्या हो जाएगा? वहाँ आकर्षण बल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों ठोस के बारे में। तो ठोस का दोस्तों कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण दोस्तों खाली स्थान जो है बहुत ही कम होता है। उसके बाद दोस्तों जो है द्रव हो जाएगा। ठीक है, द्रव में जो है खाली स्थान जो है ठोस से जो है कुछ ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा खाली स्थान होता है आपका गैस में है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए वह क्या है? यह बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि पहला देखिए यहाँ क्या है? ए पीस ऑफ आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज। तो देखिए पहला ऑप्शन में है यह जल से भारी होता है ना, आइस इज हैवियर देन वाटर। दूसरा है बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर इज इक्वल, दोनों बराबर होगा क्या। उसके बाद है दोस्तों बर्फ जल से हल्का होता है, आइस इज लाइटर देन वाटर। उसके बाद है बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, यानी डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो देखिए क्या होगा दोस्तों जब हम बात करते हैं बर्फ के टुकड़े पे, तो बर्फ का टुकड़ा जल पे सतह पे क्या हो रहा है? तैर रहा है, यानी दोस्तों वह क्या होगा? हल्का होगा। तो बर्फ जो है जल से हल्का होता है, इसलिए जो है दोस्तों वह जो है तैरता रहता है। ठीक है, और दोस्तों यदि घनत्व दोस्तों यदि उसका ज्यादा होगा तो वह डूब जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि घनत्व क्या होता है। देखिए घनत्व यानी दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं घनत्व डेंसिटी, तो दोस्तों घनत्व जो है वह द्रव्यमान और आयतन दोनों का जो है अनुपात होता है। ठीक है, द्रव्यमान और क्या होगा? आयतन, यानी दोस्तों द्रव्यमान क्या हो गया? आपका मास हो गया, और आयतन क्या हो गया? वॉल्यूम। यानी मास एंड वॉल्यूम का जो है रेशियो दोस्तों उसको कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, इसके यूनिट पूछिएगा दोस्तों क्या होगा? केजी पर मीटर क्यू। देखिए केजी हो गया द्रव्यमान का, और मीटर क्यू हो गया आयतन का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। गर्म करने पे गैस का आयतन यानी ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा? इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, डिक्रीज होगा यानी घटेगा, नेवर चेंज अपरिवर्तित होगा यानी बदलाव नहीं होगा। उसके बाद नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों गैसों को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? इंक्रीज होगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह है? तो देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग क्लॉथ इज कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर सीजन। तो पहला है पॉलिस्टर, दूसरा है सिल्क, तीसरा है कॉटन, और चौथा है सिंथेटिक। तो देखिए दोस्तों सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3
यानी सूती, ठीक है। सूती दोस्तों ये जो है आपका सूती, हर सही करोगा। तो सूती जो है दोस्तों, यह गर्मियों में दोस्तों बहुत ही आरामदायक देता है, क्योंकि दोस्तों यह जो है प्रकाश को जो है, जो भी किरणें इस पर आपतित होती है उसे दोस्तों ये परावर्तित कर देता है, ठीक है, उसे अवशोषित नहीं करता, इसीलिए दोस्तों हमें जो है गर्मी की अनुभव नहीं होती है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है। प्रोटॉन कण है, यानी प्रोटॉन पार्टिकल्स इज क्या है, नेगेटिवली चार्ज यानी ऋण आवेशित होता है, या पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित होता है। उसके बाद आवेशहीन यानी न्यूट्रल। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोटॉन कण होता है दोस्तों, यह जो है धनावेशित होता है, यानी इसमें प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है वह नेगेटिव होता है, ठीक है। और आवेशहीन यानी यह जो होता है, आपके पास दोस्तों 3 मूल कण होता है, एक प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन जो क्या होता है वह आवेशहीन होता है। तो सब आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, प्लस कौन होगा, प्रोटॉन होगा, माइनस कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और आवेशहीन कौन होगा, तो न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और एक बार दोस्तों इसको जो है सभी कण का आविष्कार कौन किया, एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए प्रोटॉन का दोस्तों ई गोल्डस्टीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होगा जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का क्या होगा, जेम्स चैडविक, ठीक है। अब देखिए, अब जो है दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है परमाणु भार बराबर होता है, यानी एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, तो किसका इक्वल होगा, नंबर 1 में है एन है, दूसरा में पी है, तीसरा में एन प्लस पी। तो देखिए ये सब क्या है, पहला एन मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बताया है न्यूट्रॉन, यहाँ पी है मतलब कि प्रोटॉन, उसके बाद 2 है एन प्लस पी यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो दोस्तों यही जो है इसका आपका सही आंसर होगा। परमाणु भार दोस्तों वह नाभिक में जो कण होता है उसके भार के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों तो नाभिक में दोस्तों आपका जो है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके चारों ओर क्या है, कक्षा में जो है चक्कर लगाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, एन प्लस पी यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है इसका आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे किससे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों परमाणु भार इसको ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, और एक होता है दोस्तों परमाणु संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड इसके लिए दोस्तों पी होता है, यानी जो आपका प्रोटॉन की संख्या होगा दोस्तों वही जो है आपका परमाणु संख्या होता है। और दोस्तों यह जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी बराबर होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो देखिए इन न्यूक्लियस ऑफ एटम विच ऑफ दिस पार्टिकल आर प्रेजेंट। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और चौथा में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी तीनों दे दिया है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको पहले प्रश्न पे कि परमाणु के नाभिक में दोस्तों 2 कण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। और जबकि न्यूट्रॉन दोस्तों इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और सभी के दोस्तों हम मैंने बता दिया कि आविष्कार जो है किस किस वैज्ञानिक ने कौन सा कण का किया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन अक्रिय है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनर्ट गैस। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है नियोन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों अक्रिय गैस यानी दोस्तों यह जो किसी से जो अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या होगा, नियोन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नियोन जो है दोस्तों यह एक अक्रिय गैस है। और दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा अक्रिय गैस, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, रेडॉन। रेडॉन जो है दोस्तों वह जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, ठीक है। और दोस्तों यह जो है सबसे भारी गैस भी होता है रेडॉन, लेकिन यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसलिए वायुमंडल में जब बात करें कि सबसे भारी गैस कौन है, तो होगा CO2, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, यानी केनाल रे आर। तो क्या होगा, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, या अल्फा कण का, यानी अल्फा पार्टिकल का। तो क्या होगा, अब देखिए केनाल जो किरण होता है दोस्तों यह जो होता है धन किरण होता है, यानी एनोड होता है, एनोड किरणें होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी दोस्तों यह जो है एनोड किरण होता है। तो केनाल किरणें किसका होगा, तो प्रोटॉन का किरण पुंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 1 जो है क्या होगा, इसका सही आंसर होगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, यानी आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट है, किसका होगा? तो भिन्न परमाणु संख्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, भिन्न रासायनिक गुण, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, और समान परमाणु संख्या, सेम एटॉमिक नंबर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, बात कर लेते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। तो देखिए समस्थानिक यानी आइसोटॉप। तो दोस्तों जब दोस्तों परमाणु संख्या आपका बराबर होगा और द्रव्यमान संख्या आपका अलग होगा तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और एक होता है समभारिक, जिसमें दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर होता है तत्वों का और परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसको दोस्तों हम लोग आइसो बार कहते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? समान परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जिसका दोस्तों तत्वों में समान परमाणु संख्या है तो वह जो है एक दूसरे का समस्थानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, तो क्या होता है? तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं सोडियम का दोस्तों Na से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, यानी परमाणु संख्या क्या होगा? 11 होगा। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह परमाणु संख्या से ही निकाला जाता है, KLM आपको पता होगा, KLMN। ठीक है, तो 2n² से दोस्तों हम लोग को मालूम है कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा में कितना अधिकतम रह सकता है। तो देखिए 11 का क्या होगा? पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 8 होगा, 8 और 2 10 हो गया, बचा 1। तो दोस्तों इसका जो है क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 8 1। तो देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं 2 8 1। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? यानी यहाँ पे दिया गया, इफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉम कंटेन्स 18 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक वेट। तो पहला में 35, दूसरा में है 17, और थर्ड में आपका हो गया 18, और फोर्थ में हो गया दोस्तों 01। तो देखिए हमने बताया आपको पहले ही कि जो परमाणु भार होता है दोस्तों वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी दोनों का जो है सम होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला है 18 और 17, तो आपको क्या करना है? प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी दोस्तों 35 जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि यहाँ पे पुस्तक परमाणु संख्या क्या होता, संख्या यदि पूछ देता तो क्या होगा? तो संख्या दोस्तों वह जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, परमाणु संख्या जो है वह प्रोटॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना? 17, तो 17 जो है उसका क्या हो जाता है? परमाणु संख्या होता है। लेकिन यदि यहाँ पूछा है परमाणु द्रव्यमान यानी भार, तो दोनों क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जुट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला यहाँ पे देखिए है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अब देखिए दोस्तों, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 0 देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी कैन बी, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा उसका दूरी, नन जीरो, शून्य नहीं होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगा, और शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, मे बी 0 ऑफ मे नॉट। तो दोस्तों आप लोग को पता है दोस्तों कि विस्थापन जो है दोस्तों वह पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, लेकिन दोस्तों दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, दूरी जो है कभी भी शून्य जो है नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? शून्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 2 जो है आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, शून्य नहीं जो है आपका आंसर हो जाएगा कि दूरी जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, विस्थापन होगा लेकिन दूरी नहीं होगा। बात करते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो देखिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोस्तों दो बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है, शॉर्टेस्ट, जैसे यहाँ देखिए अब कोई ए से स्टार्ट किया, बी में गया, बी से दोस्तों सी में गया, तो ए बी ये होगा दूरी, और बी सी ये दोनों मिलाएंगे तो दूरी निकलेगा। लेकिन जब हम ए से जाएंगे सी में शॉर्ट कर, देखिए ये जो लाइन है दोस्तों, तो ए सी जो है दोस्तों यही जो है विस्थापन है। जितना ए सी का मान होगा दोस्तों वो जो है आपका विस्थापन आ जाएगा, और दूरी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं अच्छा से। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है ओडोमीटर मापता है, यानी ओडोमीटर मेजर क्या मेजर करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पहला में स्पीड है यानी चाल है, दूसरा में दूरी डिस्टेंस है, और तीसरा में समय है यानी टाइम, और औसत चाल है एवरेज स्पीड है। तो क्या होगा दोस्तों? ओडोमीटर दोस्तों क्या मापेगा? ओडोमीटर दोस्तों यह जो है दूरी मापता है यानी डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों यदि पूछ जाता है कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, ठीक है, क्या पूछता?
स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो क्या होगा, चाल हो जाएगा। स्पीडोमीटर पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा चाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है ओडोमीटर, तो क्या होगा, दूरी होगा। अब देखिए यहाँ पे है 18 किलोमीटर पर आवर का वेग डैश मीटर पर सेकेंड के तुल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वेग दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहाँ आर दोस्तों इस पता नहीं किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको उसको बदलना है किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो दोस्तों शॉर्ट बता देते हैं कि आपको यदि किलोमीटर पर आवर को बदलना रहेगा मीटर पर सेकेंड में, तो आप दोस्तों उसको इंटू कर दीजिएगा 5/18 से, ठीक है। और यदि मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको पलट दीजिएगा, यानी 18/5 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 18 को इंटू करेंगे किससे, 5/18 से, ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो 5 जो है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 17 नंबर में क्या है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं, यानी ए पार्टिकल स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन है, यानी एक ही, यदि मान लीजिए कि कोई दिशा हमको पता है कि किस दिशा में जो है चाल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। तो पहला जो नंबर है दोस्तों यही जो है इसका आपका सही आंसर होगा, वेलोसिटी यानी वेग दोस्तों कहते हैं। एक निश्चित दिशा में यदि चाल हो रहा है तो उसको हम लोग वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी, जो दोस्तों क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। पूछेगा कि वेलोसिटी कौन सी राशि है, तो क्या होगा, सदिश, क्योंकि दोस्तों इसमें दिशा भी होता है और जो आपका परिमाण होता है वो भी होता है। लेकिन दोस्तों जो चाल है इसको हम लोग अदिश कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों दिशा हमको नहीं मालूम है, इसमें सिर्फ हमको परिमाण मालूम है कि कितना है, लेकिन इसमें हमको दिशा नहीं मालूम चलता है, ठीक है। बात करते दोस्तों यहाँ पे और भी जो दिया गया, पहला है एक्सेलरेशन चाल, तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब देखिए एक्सेलरेशन जिसे दोस्तों ए से डिनोट करते हैं, तो दोस्तों यह क्या होता है कि जब वेग में परिवर्तन होता है, यानी मान लीजिए कि हम पहले 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, कुछ समय बाद जो है हम 10 हो गए, तो दोस्तों 5 से हम 10 हो गए कितना में, मान लिया 2 सेकंड में। तो जो आपका वेग में जो परिवर्तन होगा उसका जो दर होगा दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, v माइनस यू बाय आपका जो है t हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, v माइनस यू बाय टी। v हो गया दोस्तों ये जो अंतिम वेग हो गया, u आपका हो गया प्रारंभिक वेग, और t जो है आपका समय हो गया, और a जो है आपको मालूम है एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और दोस्तों एक जो है आपको फॉर्मूला इसमें भी याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर आपको याद रखना है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। आपको याद दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, 80 नंबर बहुत ही आपको आसान है। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन इज यूनिट ऑफ किसका, बल का यानी फोर्स, कार्य का यानी वर्क का, त्वरण का, एक्सेलरेशन या वेग का। तो देखिए दोस्तों न्यूटन जो है दोस्तों ये बल का मात्रक यानी फोर्स का, ठीक है। एफ का जो मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि इसका क्या होगा कार्य का, तो कार्य का दोस्तों जूल हो जाएगा। त्वरण का क्या होगा, तो अभी बताया कि यह जो होता है वेग में परिवर्तन का दर होता है, तो वेग क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, और आपका समय से देना होगा सेकेंड एस होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दो को है तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होगा, त्वरण का हो जाएगा। और बात करते हैं कि वेग का क्या होगा, तो वेग का दोस्तों मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड आपका वेग का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है 90 नंबर देखिए, 90 नंबर है दोस्तों, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो देखिए न्यूटन का दोस्तों हमको बताने कि कितना गति नियम, पहले देखते हैं कि न्यूटन का दोस्तों आपको मालूम होगा 3 गति नियम होता है, 3 होता है। तो आपको देखिए पहला होगा, दूसरा होगा कि तीसरा होगा, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस होगा। तो देखिए न्यूटन का यहाँ बोले कि बल की परिभाषा, तो पहला नियम हो जाएगा, पहला नियम से ही बल की परिभाषा लिया गया है। और यदि पूछता कि बल का व्यंजक यानी F बराबर जो क्या होता है ma, यह कहाँ से लिया गया है, तो क्या होगा दूसरा नियम से। दूसरा नियम से दोस्तों जो सूत्र होता है बल का सूत्र यानी व्यंजक F बराबर ma जो होता है, यह दूसरा नियम से लिया गया है। और दोस्तों परिभाषा किससे होगा, तो फर्स्ट नियम होगा। अब बात करते हैं कि न्यूटन का पहला नियम है क्या, तो देखिए पहला नियम है दोस्तों, यदि कोई वस्तु अपने यदि कोई गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, या यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे, ठीक है। तो दोस्तों
अब देखिए आप लोग जो दूसरा और तीसरा नियम आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। और दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें। अब देखिए अब है ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज़्यादा होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इज। तो देखिए किस में होगा, ठोस में यानी इन सॉलिड में, दूसरा है द्रव यानी लिक्विड में, तीसरा है गैस में, और है सेम इन द एयर यानी तीनों में समान। तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए जो ध्वनि की चाल है दोस्तों यह जो है आपको मालूम है कि माध्यम पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश में दोस्तों यह जो है जो गति होता है इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी जो चाल है दोस्तों ये सबसे अधिक जो है ठोस में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठोस में सबसे अधिक जो है चाल अधिक होती है। उसके बाद दोस्तों आपका द्रव हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर में कौन होगा, ठोस होगा, दूसरा में द्रव हो जाएगा, सबसे कम दोस्तों गैस में होगा। तो पूछिए कि ध्वनि तरंग की चाल सबसे कम किस में होती है, तो गैस होगा, ठीक है। अधिक में पूछिए तो ठोस होगा। अब है दोस्तों श्रव्य ध्वनि की पारस होता है, यानी एडवियल रेंज ऑफ साउंड इज। तो देखिए 0 से 20 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 2,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों जब श्रव्य की बात करेगा तो यह जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या होगा, सही होगा। और दोस्तों यदि अश्रव्य पूछेगा क्या, अश्रव्य, तो यह जो है दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होगा। और प्राश्रव्य पूछेगा तो प्राश्रव्य दोस्तों वह 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यह किसका, यह प्राश्रव्य क्या है, ठीक है। प्राश्रव्य का क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि मानव जो है किन ध्वनि पारस को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000, यही जो है दोस्तों यह ध्वनि की हम लोग का जो है श्रव्यता पारस है, किसका, मनुष्य का, ठीक है। इसके दोस्तों कम भी दोस्तों हम लोग नहीं सुन पाते हैं और अधिक भी जो है हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्या है, आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है। तो देखिए पहला है v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, v इक्वल टू लैम्डा बाय न्यू। तीसरा में v इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों दोनों एक साथ दे दिया है, ये ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है, भी 2 बार दे दिया है। फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वेग होता है दोस्तों, यानी जो चाल होता है, v इक्वल टू होता है तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, तो यानी क्या होगा, न्यू इंटू क्या होगा, लैम्डा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि 1 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात करते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, चाल क्या होता है। तो चाल दोस्तों आपको मालूम है ना। आवृत्ति के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों 1 सेकंड में जो दोलनों की संख्या होती है उसे जो हम लोग कहते हैं आवृत्ति, जिसे हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। तरंग दैर्घ्य दोस्तों 2, यहाँ पे जो है ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि में क्या होता है दोस्तों, यह जो आगे की ओर गति करता है संपीडन और विलन के माध्यम से, जबकि प्रकाश में दोस्तों यह जो है आपको जो गति करता है, एक बार सिल्क बनता है, एक बार गर्त बनता है। यानी दोस्तों ये देख रहे हैं कि आप जो है गर्त, यहाँ पे दोस्तों सिर उठ रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर धंस रहा है, तो ये गर्त हो गया, ये हो गया सिल्क। तो दोस्तों दो कर्मागत दोस्तों संपीडन और विरलन, 2 कर्मागत संपीडनों, देखिए यहाँ जो है ये संपीडित हो रहा है, ये आगे जाके फिर एक बार होगा विरलन। तो 2 कर्मागत संपीडनों या 2 कर्मागत विरलनों के बीच का जो दूरी होता है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है, यानी वेव लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जिसे हम लोग लैम्डा से दोस्तों डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह क्या है, अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है, जूल है कि वाट है कि एम्पियर है कि आपका ओम है। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो है कार्य के मात्रक के बारे में। तो दोस्तों कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल, यानी जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और ऊर्जा का भी मात्रक दोस्तों जूल ही होता है। बात करते हैं कि वाट किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों वाट जो है यह जो है शक्ति का मात्रक होता है, किसका होता है, तो शक्ति यानी पावर का मात्रक होता है। उसके बाद दोस्तों एम्पियर देखिए, तो एम्पियर दोस्तों जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यह जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, किसका, तो इलेक्ट्रिक जो है करंट का मात्रक होता है, विद्युत धारा का। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिरोध, ये ओम जो है किसका है, तो प्रतिरोध का होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी ओम।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया 24 नंबर में है सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, तो 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपको बता देते हैं कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 25 नंबर में है चार वस्तुएं P, Q, R तथा S के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 kg तथा 20 kg है। किसका जरूरत सबसे अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे है द मासेस ऑफ 4 बॉडीज P, Q, R, S आर 5 kg, 10 kg, 15 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः विच विल हैव मैक्सिमम इनर्शिया, यानी जरूरत दोस्तों पूछा गया कि सबसे अधिक किसमें होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जरूरत सबसे अधिक किसमें होता है, जिसका मास यानी जो द्रव्यमान जिसका सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे चारों में से दोस्तों देख रहे हैं कि सबसे अधिक किसका है 20। तो दोस्तों सब बी जो है 20 किसका है, तो एस का है ना। सबसे लास्ट वाला, तो इधर से सबसे लास्ट कौन होगा, ये होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा, एस, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक द्रव्यमान है, इसीलिए सबसे अधिक जरूरत किसका होगा, तो इसी का होगा। अब देखिए दोस्तों 26 नंबर में है इनमें से कौन सही है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो फॉर्मूला में दोस्तों क्या होगा, तो देखिए आपको बताते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर जो होता है 2as। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इसलिए क्या होता है 2as। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 3 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बी इक्वल टू यू प्लस AT होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक होता है यही बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है आत्महत्या की थैला कहलाता है, यानी विच ऑफ फ्लोइंग इज नोन एज सुसाइडल बेग। देखिए क्या होता है, पहला में क्लोरोप्लास्ट यानी लवक, उस पर राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो देखिए सही आंसर होगा दोस्तों लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे एंजाइम होते हैं। यह यदि एंजाइम यदि फट जाए दोस्तों, यह अपने ही कोशिकाओं को दोस्तों जो है गला सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें जो है आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जो है दोस्तों जो राइबोसोम है दोस्तों, इसे जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और यदि पूछेगा कि ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए केंद्रक है, तो केंद्रक दोस्तों यह जो है नाभिक का जो है बीच का भाग यानी मध्य बिंदु जो होता है, केंद्र होता है, बीच वाला भाग होता है, जिसका खोज दोस्तों 1800 जो है 31 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, किसने किया था दोस्तों, तो क्या होगा रॉबर्ट ब्राउन, किसका किया था, तो केंद्र का किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 28 नंबर में क्या है, कोशिका की खोज किसने की, यानी विच डिस्कवर सेल। तो देखिए पहला क्या है, पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है वाटसन एंड क्रिक, और उसके बाद नॉल एंड रस्का। तो देखिए कोशिका की खोज जो है दोस्तों यह रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, कब की है, तो 1665 ईस्वी में जो है आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। अब देखिए कोशिका क्या होता है, तो कोशिका दोस्तों यह जो है हमारे शरीर का दोस्तों यह जो है क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो दोस्तों शरीर का कौन होगा, तो कोशिका ही होता है। अब देखिए रॉबर्ट हुक के बारे में जान लेते हो, तो रॉबर्ट हुक का दोस्तों जन्म जो है वह 1635 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु दोस्तों 1702 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन क्या है, यह जो है दोस्तों यह जो है केंद्रक की खोज किया था, कब, तो 1831 ईस्वी में। ठीक है, उसमें वाटसन एंड क्रिक दोस्तों ये जो है DNA का हो जाएगा, खोज किया था, और RNA का वाटसन एंड अर्थर अर्ग जो है वो RNA का हो जाएगा। ठीक है, दोनों बता दिए आपको। उसके बाद दोस्तों है जीन बने होते हैं, जीन आर मेड अप ऑफ, तो किसका होगा DNA के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड
रसदानी से, लाइसोसोम से एंड क्रोमेटिन धागों से। तो क्या होगा दोस्तों, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा डीएनए के खंड से। दो जीन किससे बनता है, तो डीएनए, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, इसका याद रखिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब है दोस्तों रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, रंगीन जो है प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और दोस्तों ये जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों, इसमें जो है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में दोस्तों जो पौधा होता है दोस्तों, जो पेड़ पौधा होता है, वह प्रकाश संश्लेषण विधि से दोस्तों अपना भोजन तैयार करती है। ठीक है, अब है दोस्तों रक्त यानी ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड इज क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक है, परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक है, उसके बाद है दोस्तों वसीय ऊतक, उसके बाद है हरित लवक। तो क्या होगा दोस्तों, रक्त जो है दोस्तों यह एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 32 नंबर में देखिए, 32 नंबर में है रतौंधी कैसा रोग है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस इज। तो क्या है, अनुवांशिक रोग है, यानी हेरिडिटी डिजीज, हार्मोनों की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस इन हार्मोन, कुपोषण से उत्पन्न होता है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से होता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका नंबर 4 नंबर ऑप्शन होगा, विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होता है। बात करते हैं कि विटामिन बी से क्या होगा, देखिए विटामिन बी से दोस्तों आपका होगा बेरी बेरी। सी से पूछेगा तो सी से होगा स्कर्वी। डी से पूछेगा तो होगा रिकेट्स। क्या होगा, रिकेट्स। तो दोस्तों आप ए से लेकर कम से कम डी तक जो है आप याद करके जाइएगा, कुछ भी जो है पूछ सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब है कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कॉर्क सेल कंटेंट। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए लेटेक्स होगा, सेलुलोज होगा, कि सुबेरिन होगा, कि लिग्निन होगा। तो दोस्तों सही आंसर होगा सुबेरिन। कॉर्क कोशिकाओं में दोस्तों पाया जाता है सुबेरिन। ठीक है, अब है दोस्तों शरीर का बाहरी एवं भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ इनर एंड अदर प्रोटेक्शन कवरिंग द बॉडी। तो क्या होगा, संवेदी ऊतक होगा, यानी सेंसरी टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक होगा, कि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू होगा, या कंकाल ऊतक होगा। तो क्या होगा दोस्तों, शरीर का जो बाहरी और भीतरी रक्षक होता है वो होता है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका 2 जो है ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 35 नंबर में। तो देखिए एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो देखिए ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट डज एनीमिया डिजीज ओकर्स। तो पहला है आयोडीन, दूसरा है आयरन, तीसरा है कॉपर, चौथा हमें है जिंक। तो दोस्तों जो एनीमिया की कमी से दोस्तों वह होता है, एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है, तो वह होता है आयरन। आयरन यानी दोस्तों Fe की कमी से दोस्तों क्या होगा, एनीमिया नामक रोग होता है। और दोस्तों बात करते हैं कि अधिक से क्या होगा, तो दोस्तों लोहा की यदि मात्रा अधिक हो जाएगा तो लोह महता जो है दोस्तों एक बीमारी है वह जो है हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कमी से, तो क्या होगा आयरन। एनीमिया किसी कमी से होता है, तो आयरन कमी से होता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आयोडीन की कमी से क्या होगा, तो दोस्तों आयोडीन की कमी से होगा आपका गोइटर रोग, जिससे दोस्तों घेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 36 नंबर में जो है एक दीर्घकालिक रोग है। तो दोस्तों आप लोग देखिए 35 तक जो है हमने आपको बता दिया। ठीक है, 36 से दोस्तों 40 नंबर तक जो है आपका टेस्ट है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम जो है क्वेश्चन पढ़ के आपको हिंट्स दे देते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में सही आंसर आपको बताना है। आपका जो इससे टेस्ट भी हो जाएगा और आपको भी जो है समझ में आ जाएगा। तो एक दीर्घकालिक रोग है, ए लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। क्या होगा, मलेरिया होगा, एक्जिमा होगा, जुकाम होगा, या हैजा होगा। अब देखिए बात करते हैं दीर्घकालिक रोग है क्या। तो दीर्घकालिक दोस्तों यानी लॉन्ग पीरियड वाला, लॉन्ग जो है दोस्तों यह बहुत लंबे समय तक जब बीमारी चलता रहता है, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, उसे कहते हैं दीर्घकालिक रोग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सब चारों में से कौन सा जो है सबसे लंबे अधिकतर जो है बीमारी रख सकता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों
दोस्तों अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यह जो है मैथ का होगा। मैथ का दोस्तों आपको जो है उस वीडियो में जो है हम जो है आपका इस पांचों का आंसर जो है उसमें हम लोग बता देंगे, लेकिन आप जो है इस वीडियो में कम से कम इसका कमेंट करके आंसर दें। अब देखिए दोस्तों 37 नंबर में जो है क्या है हम समझा देते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से संबंध है, यानी जब CO2 की मात्रा बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो देखिए संबंध मतलब वही हो गया एक तरफ से समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होगा कि चक्रवात यानी साइक्लोन होगा। यानी द राइज ऑफ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एटमोस्फेयर इज कंसिडर विथ। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए जब CO2 बढ़ता है दोस्तों, CO2 जब बढ़ता है तो वायुमंडल गर्म होने लगता है। अब देखिए गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे समुद्र तल का तल बढ़ जाएगा कि ये जो है ओजोन डिफ्लेक्शन होगा कि चक्रवात आएगा कि एसिड रेन होगा। ठीक है, तो आंसर जो आप बताइए। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं द सबस्टांस सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट आर कॉल्ड। तो क्या होगा दोस्तों, जैव केमिकल यानी जैव रसायन होगा कि चट्टान होगा कि फल होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जरूर दोस्तों आप लोग जो है पांचों का जो है आंसर जरूर बताएं। अगला है दोस्तों मलेरिया का रोग वाहक यानी द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज। तो किसका वाहक है दोस्तों, मक्खी का, मच्छर का, तिलचट्टा का या चूहा का। तो देखिए मलेरिया जो है दोस्तों आपको जो है बताना मलेरिया मादा एनाफिलीज। अब क्या होता है मादा एनाफिलीज दोस्तों, आप जो है बताइए। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। अब देखिए मतलब कि द नेचुरल सबस्टेंस दैट आर यूज बाय ह्यूमन फॉर लिविंग एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड। क्या होगा, रासायनिक पदार्थ होगा या ऑब्जेक्ट होगा या प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्स होगा या उपयोगी पदार्थ यानी यूजफुल सबस्टेंस होगा। तो क्या होगा दोस्तों आपको बताइए। तो दोस्तों आप लोग जो है 35 यहाँ से दोस्तों ये 36 टू 40 यानी दोस्तों टोटल आपका जो है 5 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे पूरे 40 प्रश्न मैथ से। ठीक है, और पूरे जो है दोस्तों सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।